सो हेलो गाइस, वेलकम टू सागर एकेडमी। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं हमारा क्या होता है ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी की यूनिट एंड उसकी वैल्यू। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग समझा है ना, तो उससे बेटर क्लैरिटी आती है। ग्रेविटेशन मतलब क्या था कि ये वो फोर्स है जो कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर लगाता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, है ना, कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या लगाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। अब जिसका मास ज़्यादा होगा वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, या हमें उसमें क्या दिखेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं हम उसमें। और जिसमें मास बहुत कम है उसमें हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इसी को थर्ड लॉ समझते हैं। क्या कहता है, if an object exerts equal force object then the second object also exerts equal and opposite force on the first object। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर इक्वल फोर्स लगा रहा है, यानी सिर्फ समझ लीजिए फोर्स लगा रहा है, तो वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो पहले ऑब्जेक्ट पे भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। ये तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, मैंने आपको पहले समझाया था। ठीक है, अट्रैक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट देन एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो, अच्छा ये वाला मैंने बता दिया आपको। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये वाली पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक स्टोन लिया, ठीक है, उसे हवा में उछाला, वो स्टोन नीचे गिर रहा है। क्यों नीचे गिर रहा है? क्योंकि अर्थ उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने क्या कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ या ग्रेविटी। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, वो जो स्टोन है वो भी तो अर्थ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, यानी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। बिल्कुल, जब अर्थ उस स्टोन पर फोर्स लगा रही तो वो स्टोन भी इन रिटर्न उस पर फोर्स लगाएगा, अर्थ पर। तो हमें ऐसा क्यों दिखता है कि स्टोन ही अर्थ की तरफ जा रहा है? ये सवाल आपके मन में आना चाहिए कि स्टोन ही अर्थ की तरफ क्यों जा रहा है, अर्थ क्यों नहीं स्टोन की तरफ खींचा चला रहा है। ठीक है, तो अब इस बात को एक्सप्लेन करते हैं हम फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है, योर एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से मैं अगर एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाऊँ, मेन फंडा तो हमारा एक्सेलरेशन ही है ना, कि क्यों एक्सेलरेशन स्टोन में ही हो रहा है, अर्थ में क्यों नहीं देख पा रहे हम। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, ये फॉर्मूला आएगा हमारा। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ज़रा आप अगर ध्यान दें तो अगर मास ज़्यादा होगा, मास अगर ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। इफ़ योर मास विल डबल देन द एक्सेलरेशन विल बी हाफ्ड, ऐसा वाला मैंने पीछे आपको बताया था ना। और अगर मास जिसका कम होगा, जिस ऑब्जेक्ट का, उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अब ये सेम फंडा हम लगाते हैं ज़रा अर्थ और स्टोन वाले पॉइंट पर। अर्थ का मास स्टोन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और अर्थ का मास अगर बहुत ज़्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन बहुत कम होगा, वेरी 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 स्मॉल, यानी हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, या समझ लीजिए वो जैसे पड़ा है वैसे ही पड़ा रहेगा। पर स्टोन के केस में क्या है, स्टोन का मास जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हम उसमें जो एक्सेलरेशन उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, द मास ऑफ स्टोन इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, ड्यू टू विच द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूसेस अ लार्ज एक्सेलरेशन इन इट। ठीक है, बिल्कुल, मास बहुत ज़्यादा कम है इसलिए एक्सेलरेशन भी उसका ज़्यादा है। बट द मास ऑफ अर्थ द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूसेस अ वेरी स्मॉल एक्सेलरेशन इन द अर्थ। अब वही सेम एक्सेलरेशन अर्थ में प्रोड्यूस हो रहा है, पर जो एक्सेलरेशन है उसे ऑब्जर्व तो नहीं कर पा रहे ना। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो स्टोन भी लगा रहा है क्योंकि अर्थ का मास क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से। ठीक है, इन द अर्थ सिंस द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द अर्थ is extremely small we can not see the motion of the earth towards the falling stone। तो अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम अर्थ का मोशन नहीं देख पाते हैं कि वो स्टोन की तरफ खींचा चला जा रहा है। बजाय इसके कि स्टोन का मास बहुत कम है, हम ये देखते हैं कि जो स्टोन है वो अर्थ की तरफ खींचा चला रहा है। यहीं पे आपका एक छोटा सा टर्म आता है, फ्री फॉल। समझ लेते हैं क्या होता है, द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ हाइट टूवर्ड द अर्थ, ये वाला थोड़ा यहाँ पे लिख दिया मैंने, टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट से, मतलब कुछ हाइट से छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, सीधे सिंपल नीचे गिरता है ना। तो यही क्या है, आपका फ्री फॉल है। एग्जाम्पल जैसे बंजी जंपर, ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा हाइट पर जाकर के कूद जाता है, या तो फिर पैराशूट से कुछ लोग जंप लगाते हैं, ठीक है, ये जिसको आई मीन रॉक क्लाइंबिंग कहते हैं, टाइप ऐसा, रॉक क्लाइंबिंग नहीं, एयर क्लाइंबिंग टाइप। ठीक है, तो समझ जाइएगा, फ्री फॉल यही होता है आपका। अच्छा, पहले के समय में लोग ये सोचते थे कि अगर हम एक हल्का ऑब्जेक्ट लें और एक भारी ऑब्जेक्ट लें, यानी एक लाइट और एक स्टोन, ठीक है, मान लीजिए हमने एक फेदर लिया और एक स्टोन लिया, दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप किया, तो जो स्टोन है वो पहले नीचे आएगा एज़ कम्पेयर टू फेदर। ऐसा क्यों होता था? होता इसलिए था कि लोग सोचते थे कि जो मास है वो ग्रेविटी को इफेक्ट करता है, एक्सेलरेशन, उस समय के टाइम में। तो इसलिए जो
आपका स्टोन है वो पहले नीचे आ जाएगा और फेदर आराम आराम से आएगा। पर एक साइंटिस्ट है गैलीलियो गैलीली, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा कि जो एक्सेलरेशन है वो मास पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले टर्म की, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज सेम फॉर ऑल द बॉडीज। मतलब कि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए, चाहे वो हल्की हो चाहे वो भारी हो, जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ का वो सेम रहेगा, किसी के लिए भी बदलने वाला नहीं है। अब गैलीलियो के सामने एक चैलेंज था कि उन्हें एक्सप्लेन करना था कि पहले के लोग ऐसा क्यों कहते थे कि फेदर आराम आराम से या देर में नीचे आएगा एज कम्पेयर टू द स्टोन या कॉइन जो भी। तो उन्होंने इसको इस बात से एक्सप्लेन किया कि जो फेदर है उसका सरफेस एरिया उसके मास के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ठीक है। इतनी बात को समझिए, जो सरफेस एरिया है फेदर का वो उसके मास के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसलिए जब हम फेदर को ड्रॉप करेंगे तो उसको एयर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा मिलेगा। रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावट, ठीक है। तो एयर क्या करेगा, उसे रेजिस्ट करेगा। मान लीजिए आपने कोई हल्का ऑब्जेक्ट छोड़ा और एयर क्या कर रही है, उस पर फोर्स लगा रही है, वो ऐसे ऐसे लहराते हुए नीचे आएगा। पर जो स्टोन का मास है उसका मास उसके एरिया को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो अगर हम जो स्टोन है उसे ड्रॉप करेंगे तो वो सीधे नीचे आएगा, ठीक है। इस बात से गैलीलियो ने पिछले वाले स्टेटमेंट को भी सेटिस्फाई किया कि ऐसा क्यों होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं एक बार आपको ये फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कहा कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग ग्रेविटेशन को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको एक सिंपल सी कहानी सुनाई। क्या थी वो कहानी कि जैसे मैंने एक स्टोन लिया, ठीक है, उसे हवा में उछाला, तो वो जो स्टोन है वो भी क्या करेगा, अर्थ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, क्योंकि अर्थ भी क्या कर रहा है, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें ऐसा क्यों नहीं दिखता कि अर्थ भी स्टोन की तरफ खींचा चला जा रहा है, हमें ऐसा ही क्यों दिखता है कि स्टोन ही नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको इससे सेटिस्फाई किया एक फॉर्मूले से, F इज इक्वल्स टू ma, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, ठीक है। A इज इक्वल्स टू F बाई m, यहाँ से हमने A को एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाया। तो यहाँ से हमें पता चला कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा, ठीक है, मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा। इसी को अब हम एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो हमने जो स्टोन फेंका, स्टोन का मास बहुत कम था, इसलिए उसमें एक्सेलरेशन भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसमें एक्सेलरेशन को हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं, सिंपल। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, फ्री फॉल। फ्री फॉल में मैंने आपको कहानी बताई कि कहानी क्या थी, यहाँ पे लिखी हुई है, द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ हाइट। मतलब हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, उसे कुछ हाइट से हमने नीचे छोड़ दिया, ठीक है। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो नीचे जा रहा था, इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट करेगा, जो कि अर्थ लगा रहा है इस पर, बस, और कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। यही था आपका फ्री फॉल। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसा किसने कहा था, गैलीलियो गैलीली ने। पहले के लोग मानते थे कि जो फेदर और स्टोन है हमने एक साथ गिराया, उसमें से जो कॉइन है वो पहले नीचे आएगा, क्योंकि मास जिसका ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। गैलीलियो ने इस बात को रॉन्ग प्रूफ किया। उन्होंने कहा कि मास पर डिपेंड नहीं करता है। अगर हम, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो कि इटली में है, उसके ऊपर वो गए, दो स्टोन्स को, एक हैवियर और एक लाइटर स्टोन्स को लिया और दोनों को एक साथ नीचे छोड़ दिया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो दोनों स्टोन्स है वो एट द सेम टाइम एक साथ ही नीचे गिर रहे हैं। तो यहाँ से उन्होंने ये कंक्लूड किया, एक कंक्लूजन दिया कि मास डज नॉट डिपेंड, ठीक है, एक्सेलरेशन डजंट डिपेंड अपॉन मास, और इसी बात से उन्होंने अपने ये स्टेटमेंट दिया। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। चलिए मैं इसे रब करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हम एक स्टोन को हवा में उछालते हैं ना, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो जो स्टोन है उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आता है। ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी, चलिए पढ़ते हैं। When an object is dropped from some height, a uniform acceleration is produced in it by the gravitational pull of Earth, and this acceleration does not depend on the mass of the object, ठीक है, falling object। मतलब क्या हुआ, जब हमने किसी स्टोन को हवा में उछाला तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उस स्टोन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इट विल नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी। यहाँ तक ये बात क्लियर है सबको। The uniform acceleration produced in a freely falling body due to the gravitational force of Earth is known as acceleration due to gravity। अब ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उस स्टोन में ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये अर्थ का एक्सेलरेशन है, मतलब ये वो फोर्स है, उस फोर्स से अर्थ क्या कर रही है, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है, ये वही एक्सेलरेशन है। कितना होता है इसकी वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैल्यू कहाँ से आई, अभी वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली इट फॉल्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली यानी ऊपर की तरफ इट अंडरगोज रिटार्डेशन। मैं समझाता हूँ आपको कहना क्या चाह रहा है। मान लीजिए ये एक स्टोन है, ठीक है, मैंने पहले इसे नीचे की तरफ छोड़ दिया, कुछ हाइट से मैंने इसे नीचे की तरफ छोड़ा, तो ये जो है ना इसमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या होता है, ठीक है। अब अगर यही मैं इस स्टोन को यहाँ से ऊपर की तरफ फेंकूँ तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है। ग्रेविटी के अगेंस्ट मतलब क्या, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ उछालते हैं ना तो अर्थ को उसे वापस नीचे लाने के लिए नीचे की तरफ फोर्स लगाना पड़ता है। वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाना पड़ता है, मतलब जाना चाहता है, और हम अर्थ जो है हमारी उसे नीचे खींचने पे लगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे रिटार्डेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। ये याद रखिएगा, आप याद रखिएगा ये बात कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो करते हैं तो उस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन काम करता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो उस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन एक्ट करता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि ये वैल्यू आखिर आई कहाँ से। चलिए ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम लोग देखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहीं से हमारा फॉर्मूला भी आने वाला है कि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। पहले एक कहानी लिखिए, फिर से हम कहानी पढ़ेंगे। क्या लिखा, इफ़ वी ड्रॉप अ बॉडी, मान लीजिए कोई स्टोन है, हम उसे कुछ हाइट से गिराने वाले, ऑफ मास m, उस स्टोन का मास जो है m है, फ्रॉम द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जो डिस्टेंस r है ये आप रेडियस लीजिएगा, ठीक है, ये रेडियस ही है, मतलब अर्थ से r जितनी दूरी पर हम क्या करने वाले हैं, उस स्टोन को गिराने वाले हैं। ऑफ मास कैपिटल M, अर्थ के मास को हम कह रहे हैं कि वो कैपिटल M है। देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी इज गिवन बाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के फॉर्मूले से, ठीक है। तो अब हम जो निकालेंगे कि हम कैसे फोर्स निकालेंगे, अर्थ कितना फोर्स लगाएगी अब उस स्टोन पर अपने उसको अपने पास खींचने के लिए, ये हम निकालेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ऑफ लॉ के फॉर्मूले से। चलिए देखते हैं क्या था हमारे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू G इंटू m1m2 बाई r का स्क्वायर। यहाँ पे m1m2 हमें पता है तो हम पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। योर कैपिटल F इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू में, अब m1 m2 की जगह ना मैं क्या करता हूँ, m1 की जगह मैं लेता हूँ कैपिटल M, ठीक है, क्योंकि मास ऑफ अर्थ है कैपिटल M, इंटू में मास ऑफ स्टोन इज स्मॉल m, अपॉन में जो हमारा स्मॉल r का स्क्वायर होता था, अब जो हमने डिस्टेंस लिया वो कैपिटल R है, तो इट विल बी योर कैपिटल R का स्क्वायर। अच्छा, वो जो हमने स्टोन फेंका है, ठीक है, अर्थ उस पर कुछ फोर्स लगाएगा उसे अपने तरफ खींचने के लिए, और अर्थ जब उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तो वो जो स्टोन है उसमें कुछ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा उसके मास की वजह से। यहाँ से हमें एक फॉर्मूला याद आता है, कौन सा फॉर्मूला याद आता है, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये F इज इक्वल्स टू ma जो है, अच्छा यहाँ से इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आपको कितना हो जाएगा, F अपॉन में m, अगर आपको फोर्स पता है कितने फोर्स से वो नीचे आ रहा है और उसका मास पता है, ठीक है। तो ये बात तो रही, हमें मेन बात इस पे ध्यान देना है। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा m इंटू में, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू g इंटू में स्मॉल m इंटू में कैपिटल M बाई r का स्क्वायर, ओके। इस वाले m से इस वाले m को काट दीजिए, ठीक है, ये वही है, जब आप इसे नीचे भेजेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा r स्क्वायर के साथ, ठीक है, उसके बाद m से m कट जाएगा। अच्छा, अब बचा क्या हमारे पास, a इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू में कैपिटल M अपॉन में R का स्क्वायर, यही बता है ना, मतलब स्टोन के मास से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा क्योंकि स्टोन का मास तो कट गया। अब हमें ये जो चाहिए ये है स्मॉल a, हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये भी एक्सेलरेशन ही, पर हम उसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे, स्मॉल g से। तो बस कुछ खास नहीं, स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू में कैपिटल M अपॉन में R का स्क्वायर। बस यही है रिक्वायर्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा और बस अब इसी फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं हमारी वैल्यू। कैपिटल G की वैल्यू सभी को याद होगी, क्या थी, इट इज़ योर 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मैं यहाँ लिख देता हूँ कूलम स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपकी कैपिटल G की वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, सॉरी वो थोड़ा सा मिस स्पेल हो गया, तो ये किलोग्राम स्क्वायर है, ओके। देन यहाँ से आपकी जो कैपिटल M की वैल्यू, कैपिटल M किसकी, यहाँ पे कैपिटल M क्या डिनोट कर रहा है हमें,
मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ ये कितना है 6 × 10⁻24 kg। ओके, नेक्स्ट आर, आर क्या बता रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल आर विल बी योर, कितना हो जाएगा कैपिटल आर आपका 6.4 इंटू, अच्छा मैंने यहाँ पे सारी यूनिट्स जो है ना वो एसआई यूनिट्स में लिखी हुई है, ओके, इंटू 10⁻6 मीटर, सारी यूनिट्स एसआई में। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन वैल्यूज़ को पुट करके मैं यहाँ से निकालने वाला हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए पुट करते हैं। यहाँ से आपका कैपिटल जी विल बी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू में कैपिटल एम की वैल्यू आपकी है 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर इज योर 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, एक बार और ही भी देख ही लेते हैं। 6.7 इंटू में 6 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 7 विल बी योर 42 एंड 6 36, इट विल बी योर 40.2। एक काम क्या कीजिए, इन वैल्यूज ये जो 10 टू पावर वाली वैल्यू है ना, इनको साइड कर लिया कीजिए, इंटू में 10 टू पावर, व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर आर एडेड, कॉमन मैथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 है ना, 24 में से 11 को माइनस करेंगे तो 13 ही आएगा, डिवाइडेड बाई 6.4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, चलिए कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 6.4 इंटू में 6.4, आई थिंक यहाँ से आपका आ जाएगा, इट विल बी योर 40.96, ओके, यस 40.96। अब इससे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 6 2 12 सिंपल, इंटू में 10 टू पावर 12। इफ़ यू आर गोना कैलकुलेट ऑल दिस, पहले तो ये जो 10 टू पावर 12 ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 13 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ 10 बचेगा। उसके बाद आपके पास बचा क्या, सिर्फ आपके पास बचा 40.2 डिवाइडेड बाई 40.96 इंटू में 10, ओके। यहाँ से एक ज़ीरो हटाएंगे, यहाँ से एक ज़ीरो हटाएंगे तो ये एक वाला ज़ीरो ऊपर आ जाएगा। अब अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे, मैं ये चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, आप देख लीजिएगा, इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका जो क्या स्मॉल जी है वो आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा क्यों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैंने लिखी यूनिट, अल्टीमेटली ये है तो एक्सेलरेशन ही, क्या फ़र्क पड़ता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन, इस बात पे गौर कीजिए। तो यहाँ से आपका आ गया ये रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, यही आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस फॉर्मूले से रिलेटेड मैं आपको एक बात बताता हूँ। अच्छा पहले ये जान लीजिए, ये जो कैपिटल जी है ये आपका है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। दिस कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, एंड दिस आर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज योर 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये मास पर डिपेंड नहीं करती। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से देखिए जो मास वाला फैक्टर तो पड़ गया, ये जो कैपिटल है तो अर्थ का मास है ना ऑब्वियसली, तो ये क्या है मास से इनडिपेंडेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप गाइज आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये वैल्यू याद रखिएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा ये वैल्यू सबके लिए सेम रहेगी, चाहे ऑब्जेक्ट भारी हो चाहे ऑब्जेक्ट हल्का हो, ठीक है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं बदलने वाला। हाँ और एक और बात, अगर आप अपनी छत पे खड़े हैं, ठीक है, वहाँ से आपने दो गमले लिए, एक हल्का एक भारी, दोनों को एक साथ फेंक दिया तो दोनों सेम टाइम पर ही नीचे गिरेंगे। ऐसा नहीं कि एक पहले गिरेगा एक बाद में गिरेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यही तो अभी तक गैलीलियो समझा रहे थे हमें, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमने कैलकुलेशन देख ली। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जी हाँ आपने सही सुना, फ्रीली फॉलिंग बॉडी की भी जो है ना इक्वेशंस होती हैं, जैसे ये न्यूटन ने मोशंस ऑफ इक्वेशन दी थी वही है। और फिर हम लोग उसी से रिलेटेड देखेंगे मास एंड वेट। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।